मेसोन सिद्धांत या फिर नाभिकीय बल। अब मेसोन सिद्धांत या नाभिकीय बल क्या बताता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है, सहसंयोजक बंध में अगर अणु बन रहा है तो उसमें क्या होगा, बंध कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा हो। जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सहसंयोजक बंध बनता है और उसी बंध द्वारा परस्पर परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियोनों में क्या होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परस्पर किसी एक कण का साझा करते हैं और एक मजबूत बंध बना लेते हैं आपस में। अभी मैंने कौन सा कण है उसकी बात नहीं कही, क्या कहिए, किसी कण का साझा करते हैं और एक मजबूत बंध बना लेते हैं, उस मजबूत बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियनों के मध्य साझा करने वाले या अंतर परिवर्तित होने वाले कणों को क्या कहते हैं, इन्हीं कणों को कहते हैं मेसोन कण। क्या होते हैं ये, मेसोन कण कहे जाते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन रूप में होते हैं। जैसे कि मेसोन, हमने कौन से मेसोन पढ़े थे, पाई म्यून, तो हम पाई की बात करें, पाई प्लस पाई माइनस और पाई जीरो, ये तीन है। उदासीन पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। पाई जीरो कौन सा है, उदासीन मेसोन कण होता है। जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य पाई प्लस व पाई माइनस का अंतर परिवर्तन होता रहता है। और जब हम क्या करते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जब अंतर परिवर्तन करते हैं, जब पाई प्लस पाई माइनस और पाई माइनस पाई प्लस में बदलता है। लेकिन जब प्रोटॉन का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मध्य अंतर परिवर्तन होता है तो पाई जीरो का प्रयोग कर। ठीक है, मेसोन कण पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो में से पाई प्लस और पाई माइनस तो कब यूज होते हैं, जब प्रोटॉन प्रोटॉन में बदलते हैं। लेकिन पाई जीरो कब होते हैं, जब प्रोटॉन को ही, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रकार के प्रोटॉन और एक प्रकार के न्यूट्रॉन को दूसरे प्रकार के न्यूट्रॉन में बदला जाता है तो पाई जीरो का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस परिवर्तन में, किसमें, जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में अंतर परिवर्तन होता है तो इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा क्या करती है, न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करती है और बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है। दोबारा सुनो, जिस प्रकार से परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होकर मजबूत बंध बनता है और परमाणु जुड़ते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियनों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य किसी कण का साझा होकर बंध बनता है। अब होता क्या है, जब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य किसी कण का प्रयोग करते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। वो कण कौन कौन से, पाई प्लस और पाई माइनस होते हैं। जब इन दोनों में अंतर परिवर्तन होता है तो उस दोनों ऊर्जा निकालती है जो इनको जोड़े रखने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा जब प्रोटॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में अंतर परिवर्तन होता है तो पाई जीरो मेसोन कण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम बार बार मेसोन कण की बात कर रहे हैं तो ये मेसोन कण के कारण ही इसका नाम क्या रख दिया, मेसोन सिद्धांत या फिर और नाभिकीय बल इसका नाम है। नेक्स्ट, तो हम जो कह रहे हैं उसको देख भी देते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदलेंगे और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदलेंगे तो पाई प्लस और इसमें इस दौरान पाई माइनस। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन तो कौन काम आता है, पाई जीरो। ठीक है, अगर प्रोटॉन से प्रोटॉन में परिवर्तन होता है तो मतलब है पाई जीरो का अंतर परिवर्तन हो रहा है, इससे इसमें पाई जीरो का। न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में तो भी पाई जीरो मेसोन कण का अंतर परिवर्तन है, लेकिन न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में तो पाई प्लस और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में पाई माइनस। तो मेसोन सिद्धांत में मेसोन कण के बारे में बताया। तो इसमें इन कणों के द्वारा अर्थात मेसोन सिद्धांत के आधार पर क्या बताया गया कि इनके अंतर परिवर्तनों के द्वारा जो ऊर्जा, अंतर परिवर्तनों के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है। तो कुल मिलाकर जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन के रूप में नहीं रहता, हमेशा नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता ही रहता है। यहाँ पर
नाभिक में जो बल कार्य करते हैं जिससे नाभिक स्थिर बना रहता है, वो दोनों बल कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है नाभिकीय स्थायित्व के गुणात्मक विचार या N/P अनुपात। तो देखो नेक्स्ट करते हैं। अब हम N/P अनुपात पढ़ेंगे। तो देखो हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, मेसोन सिद्धांत पढ़ा था। और मेसोन सिद्धांत क्या बताता है, किसी नाभिक के स्थायित्व को समझने के लिए माना जाता है कि नाभिक में कितने बल कार्य करते हैं, 2 बल कार्य करते हैं। कौन? फर्स्ट की बात करें तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में तो प्रतिकर्षण होगा नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन। इसके अलावा सेकंड, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदलते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य मेसोन कण के अंतर परिवर्तन से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा किस इनको बांधे रखती है, मतलब इनमें आकर्षण उत्पन्न करती है। तो तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के इंटरचेंज में मेसोन कण हेल्पफुल होता है, मेसोन कण भाग लेता है, तो उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा आकर्षण के लिए काम होती है, मतलब मेसोन कण के अंतर परिवर्तन से उत्पन्न आकर्षण। डायरेक्ट मैं ये भी लिख सकती हूँ। तो 2 प्रकार के बल, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सर और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में इंटरचेंज के दौरान आकर्षण बल, 2 प्रकार के बल हो गए। अब इसमें ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट और देखते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल है, आकर्षण बल उस स्थिति में उच्चतम होगा जब, एक पॉइंट ऐड करना है केवल इसमें, कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल उस स्थिति में उच्चतम होता है जब दोनों संख्या बराबर होती है। किसकी दोनों संख्या? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, N/, जब बराबर होंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, N/P का अनुपात क्या आएगा, 1। दोबारा, जब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल की बात करें तो उच्चतम कौन सी कंडीशन में होगा, जब दोनों की संख्या बराबर होगी। क्योंकि जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो N/P का अनुपात 1 आएगा, जो कि उच्चतम आकर्षण की अवस्था है। इसके अलावा जो प्रकृति में पाए जाने वाले नाभिकों का अध्ययन करने के लिए परमाणु क्रमांक या क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है, जिसे, इस ग्राफ को कहते हैं सिंगर चार्ट। अभी मैं चार्ट बनाऊंगी, जिसे कहते हैं सिंगर चार्ट या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ कहते हैं इसे। नाभिक के स्थायित्व की पट्टी भी कहा जाता है, पट्टी भी कहा जाता है। अब ये देख लो आगे, मैं नोट्स में बहुत प्रॉपर बना हुआ है, मैं यहाँ पे इस तरह से बना है। देखो ये ग्राफ है जिसमें मैंने ये बना दिया, यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब यहाँ 100, 10 to 100। ये है प्रोटॉन 100, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसके आगे 10, 20, 30, 40, 100 तक है, यहाँ पे भी 10 to 100। ये है न्यूट्रॉन की संख्या। अब N/P में भी N/P का अनुपात अगर 1 होता है, मतलब N न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है तो उस स्थिति बराबर होती है, तो उस स्थिति में आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो उसी के बेसिस पर ये सेंगर चार्ट या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ या फिर नाभिकीय स्थायित्व पट्टी का ग्राफ बताया जाता है। इसमें क्या होता है, मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, बनाती हूँ। देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी पर N/P अनुपात इक्वल होता है, मतलब N/P, N की संख्या P के बराबर होती है। देखो अगर हम यहाँ देखें 10, 10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसी पर बिंदु प्राप्त होगा।
ये देखो इस पर ही प्राप्त होगा। इस रेखा पर ये जो पट्टी है इसे स्थायित्व की पट्टी बोलेंगे। इस पर n/p का अनुपात क्या आएगा, एक, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इस पट्टी पर बराबर होती है। मतलब इन पट्टियों पर, इस पट्टी पर आने वाले सभी परमाणु कैसे होते हैं, स्थायित्व, सभी नाभिक स्थायित्व होते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखो, हम मान रहे हैं यहाँ पर 100, 80, 70, यहाँ 70 मान रहे हैं, 70, लेकिन प्रोटॉन की यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, ठीक है। तो हम यहाँ मान रहे हैं, देखो तो देखो कहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, क्या इस पट्टी पे मिल रहा है ये पॉइंट। तो इसका मतलब है यहाँ से देखो ये 80 मान लेते हैं, यहाँ से देखो 10, 20, 30, 40 प्रोटॉन है और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या हमने ले ली है 80। तो देखो 40 और 80 होने के केस में देखो पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, क्या ये स्थायी पट्टी पर मिल रहा है, नहीं। इस स्थायी पट्टी पर जो भी आएंगे उनके लिए n/p का अनुपात 1 होगा, और n/p का अनुपात 1 होगा तो नाभिक कैसा होगा, स्थायी। तो इसका मतलब ऐसा नाभिक स्थायी नहीं होगा जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा, प्रोटॉन की संख्या कम हो, ठीक है। इससे समझ में आ गया जो ये एग्जाम्पल देके मैंने बताया। तो इस पट्टी पर n/p का अनुपात 1 होता है, अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। या फिर इस रेखा से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी स्थायित्व उतना ही कम होता जाएगा। इसके आसपास जो निकट भी पाए जाते हैं वो भी लगभग स्थायी होते हैं। अगर हम देखें परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक सभी प्रोटॉनों का अनुपात n/p का अनुपात लगभग 1 ही होता है। मतलब कैसे होते हैं, स्थायी। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है और नाभिक के स्थायित्व के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और वो प्रोटॉनों से भी कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है, जैसे एक एग्जांपल है बिस्मिथ 83,202, इससे आगे जाने पर सभी में न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात में बहुत अंतर होता है, संख्या में बहुत अंतर होता है, और इससे आगे सभी परमाणु होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अर्थात रेडियो एक्टिव होते हैं, टूटकर स्थायी में बदलते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव, इससे आगे जो भी परमाणु होते हैं वो रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं और टूटकर स्थायी रेडियो एक्टिव विहीन में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया n/p अनुपात। अब देखो, अब मैंने कहा कि इससे बिस्मिथ से आगे आने वाले सभी अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी होते हैं तो क्षय करेंगे, कुछ क्षय करके स्थायी में बदलने की कोशिश करेंगे। तो इसी से आधारित है स्थायित्व को बढ़ाने के लिए नाभिकीय क्षय प्रक्रम। स्थायित्व को बढ़ाने के लिए नाभिकीय क्षय प्रक्रम। अब कौन कौन से क्षय हो सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं बीटा कण उत्सर्जन। कौन सा उत्सर्जन है, बीटा कण उत्सर्जन। अब इससे स्टेबिलिटी देखो, सामान्यतः वक्र में ऊपर जाने वाले तत्व बीटा कण का उत्सर्जन करते हैं। जो भी वक्र में ऊपर जाने वाले तत्व हैं कौन से कण का उत्सर्जन करते हैं, बीटा कण का उत्सर्जन करते हैं, जिससे n/p का मान घट सके। n/p का मान घटेगा मतलब जो अंतर है उनमें अंतर घटेगा तो स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो बीटा कण का उत्सर्जन कौन सी प्रोसेस रिएक्शन के द्वारा होगा देखते हैं। देखो, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, किसमें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो मैं न्यूट्रॉन 0n1, ये न्यूट्रॉन है, उदासीन है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलता है, प्रोटॉन के लिए एक 1 रख दिया, मतलब +1। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो उस समय कण का क्षय करता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन। बीटा कण नेगेटिव ई -1 ई मतलब -1 माइनस बीटा कण, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं बीटा कण, इसका उत्सर्जन करता है और साथ में वी कण भी निकलता है, ठीक है। तो बीटा कण कह दो या फिर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदलेगा तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही न्यूट्रॉन किसमें बदल जाएगा, प्रोटॉन। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उदासीन कोई चीज़ कैसे कब होती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, तो मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि
न्यूट्रॉन है उदासीन है, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर, प्रोटॉन नहीं सॉरी, हम प्लस माइनस बराबर है तभी तो उदासीन है। अगर क्या हो, पहली कंडीशन हम मान रहे हैं एक प्लस, दो प्लस है और दो माइनस है, तभी उदासीन है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अगर इसमें से एक माइनस को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक माइनस को निकाल दिया तो एक माइनस और दो प्लस हो गए, तो प्लस की संख्या ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादा धनावेश धारण कर लिया, ऐसे याद रखना है इसको। अभी न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन बहुत कणों से मिला होता है, उसमें चक्रण के मतलब न्यूट्रॉन भी उदासीन इसीलिए नहीं होता कि उस पर कोई भी चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन जैसे हम बोलते हैं ना परमाणु उदासीन होता है तो उसमें प्लस माइनस बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन भी आगे काफ़ी डिटेल टॉपिक है, पर आपको याद कैसे रखना है कि न्यूट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही धनावेश बढ़ जाता है, तो न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन निकलते ही किसमें बदल गया, वो प्रोटॉन। देखो नेक्स्ट निकला तो इसमें, इसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, हमने लिया हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बदलता है हीलियम टू 1 इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके हीलियम में बदला, तो ये देखो इसका मतलब है न्यूट्रॉन, इसका एक न्यूट्रॉन, इसमें जो एक न्यूट्रॉन था जिस पर कोई आवेश नहीं था वो प्रोटॉन में बदल गया, प्रोटॉन की संख्या में एक बढ़ोतरी हुई, जैसी प्रोटॉन एक प्रोटॉन की संख्या में बढ़ोतरी हुई परमाणु क्रमांक बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। समझ में आया? दोबारा ये देखो, हम मान रहे हैं इसमें अभी परमाणु क्रमांक 1 है तो मतलब प्रोटॉन 1 है। ठीक है, अगर इसमें उपस्थित एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाए तो प्रोटॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या 2 होगी परमाणु क्रमांक बढ़ जाए, तो हम अगर हाइड्रोजन के बाद हीलियम को लें तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसमें बदलेगा, हीलियम में। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो 14, अब देखो इसमें जितने न्यूट्रॉन है, अभी प्रोटॉन की संख्या 6, अगर हमने क्या किया एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल दिया तो मतलब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में चेंज होने पर क्या होगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो 6 से 7 होंगे, तो 7 वाला कौन होता है, नाइट्रोजन, और उसका परमाणु भार 14। ठीक है, प्लस माइनस में। अब आप देख लो ये कैसे हैं, समस्थानिकी तो हैं, क्या मेन ये होते हैं, क्या है ये, ट्राइटियम है, दिख रहा है ट्राइटियम, और ये भी क्या है, कार्बन का एक समस्थानिक है नहीं, कार्बन में यहाँ क्या होता है 12 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 होता है नहीं, लेकिन ये अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अब देखो हीलियम, अब ये हीलियम पर 3 ही होता है और नाइट्रोजन पे 14 ही होता है। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अभी मैंने कर दिया बीटा कण उत्सर्जन, बीटा कण में भी उत्सर्जन कैसे, E- इलेक्ट्रॉन का। अब हम पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे, तो एक अस्थायी रेडियो एक्टिव ट्राइटियम किसमें बदला, हीलियम में बदल गया, स्थायित्व तो ग्रहण कर लिया। इसमें कार्बन का एक समस्थानिक है जिसका कार्बन का एक समस्थानिक, वैसे कार्बन क्या होता है, ये तो होता है, ये तो इसका समस्थानिक है, ये अस्थायी है, रेडियो एक्टिव है, किसमें बदल गया, नाइट्रोजन। देखो अब नेक्स्ट देखो पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन में क्या होगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ +1 बीटा, बीटा नहीं इलेक्ट्रॉन से लिखते हैं, +1 इलेक्ट्रॉन 0, ये निकालना है। ठीक है, अब देखो 1p1 लिखा है, प्लस कब निकलती है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदलता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है। अब देखो अब क्या होगा, 0n1 बनेगा, साथ में +1 E0 निकलेगा, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है तो पॉजिट्रॉन निकल रहा होगा, और V कण निकलेगा इन साथ में। अब देखो ये क्या है, अब देखो पॉजिट्रॉन निकलने का मतलब है, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव आवेश निकाला, इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव आवेश निकाला। ठीक है, न्यूट्रॉन में मैंने कैसे समझाया आपको कि माइनस प्लस बराबर है,
एक माइनस निकला तो प्लस बढ़ गया, प्लस बढ़ गया तो प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब एक न्यूट्रॉन को हमने प्रोटॉन में बदल दिया, ऐसा समझा था। अब देखो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन में से, प्रोटॉन का मतलब है उस पर धनावेश है, ठीक है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो एक आवेश धनावेश कम हो जाएगा, जैसे ही धनावेश कम होगा तो न्यूट्रॉन, धनावेश कम होगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन में इंटरचेंज होगा। एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो देखो, जैसे मैंने लिया एग्जांपल 713 6 713। अब देखो अभी नाइट्रोजन है, अभी नाइट्रोजन वैसे यहाँ क्या होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था। इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 नहीं हो सकती, ये रेडियो एक्टिव है। अब क्या करेंगे, हमने इसका 6 करवाया तो इसमें होता है पॉजिट्रॉन 6, बीटा कण पॉजिट्रॉन 6 होता है, मतलब पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन निकलेगा तो मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन में देखें तो कितने प्रोटॉन है, 7 है, 7 है तो परमाणु क्रमांक 7 है। पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो प्रोटॉन किस में बदल रहा है, न्यूट्रॉन में बदल रहा है, मतलब प्रोटॉन की संख्या में कमी हो रही है। प्रोटॉन की संख्या में, अब प्रोटॉन है 7, आगे जाके 6 होंगे तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 6। तो मैंने लिख दिया है 6, और 6 परमाणु क्रमांक किसका होता है, कार्बन का, कार्बन, हाँ 13 हो गया। तो जैसे ही क्या किया, पॉजिट्रॉन 6 हुआ, 7 से 6 परमाणु क्रमांक हुआ, मतलब प्रोटॉन की संख्या में कमी हुई। क्यों, क्योंकि पॉजिट्रॉन निकलते ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो प्रोटॉन की संख्या में कमी, प्रोटॉन की संख्या कम तो परमाणु क्रमांक कम, और परमाणु क्रमांक कम तो 7 से परमाणु क्रमांक 6, तो वो किसका होता है, कार्बन का। तो नाइट्रोजन 13, 7 नाइट्रोजन 13, 6 नाइट्रोजन 13, 6 कार्बन 13 में बदल गया। ये जो 7 कार्बन नाइट्रोजन है ये ज़्यादा रेडियो होते हैं। अब आप ये देखोगे 6 6 13, तो मैंने जब अस्थायी और स्थायी समस्थानिक लिखाया था स्थायी अस्थायी समस्थानिक, तो उसमें लिखाया था कि जो 6 13 होता है ये स्टेबल होता है, 6 कार्बन 12 स्टेबल होता है, लेकिन 6 कार्बन 14 स्टेबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्टेबल है, रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव बीइंग में इंटरचेंज हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए, बीटा कण हो गया, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।